हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए वहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें ये प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कि एक क्वेश्चन को देखते हैं कि, और आपको हम ऐसा सरल भाषा में बताएंगे ताकि आप लोगों को एक बार में ही ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है क्या कि सबसे पहली भूमिगत रेलवे कब बनी थी। कह रहा है कि सबसे पहले भूमिगत रेलवे कब बनी थी सर्वप्रथम। तो अब हम बात करते हैं, तो इसका आंसर हम मारेंगे। इसका जो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, जिसमें एक रहेगा 1863 ईस्वी। क्या रहेगा? एक रहेगा आपको 1863 ईस्वी। तो 1863 ईस्वी को हम ऑप्शन टिकअप करेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहले भूमिगत रेलवे कब बनी थी। तो 1863 ईस्वी में ये बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिरिमिटिया है ना, गिरिमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरिमिटिया किसे कहा जाता है? तो एक ये मजदूर लेबर की बात हो रहा है, तो अनुबंधिता मजदूर को बोला जाता है ना। क्या किसको बोला जाता है? अनुबंधिता मजदूर को बोला जाता है गिरिमिटिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मुद्रा तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। कह रहा है मुद्रा तकनीकी विकास का सबसे सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो आपको इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें रहेगा भारत, अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड। जो भी 4 गो देश का नाम रहेगा, जिसमें एक रहेगा चीन का नाम, तो चीन का हम आंसर टिकअप कर लेंगे। चलिए अब का रहा है अला हिला का संपादन ने किया था। अला हिला का संपादन किसने किया था? तो इनका हम आंसर मारेंगे मौलाना आज़ाद को। किनको मारेंगे? मौलाना आज़ाद को हम इनका आंसर टिकअप कर लेंगे। चलिए अब यहाँ करा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध सही था। करा इटली के एकीकरण में किसका किसका संबंध सही नहीं था। तो किनका संबंध? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। तो कह रहा इटली के एकीकरण में किनका किनका संबंध नहीं था। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा, जिसमें से आपको 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें आपको तीनों का उनका संबंध इटली एकीकरण से होगा। लेकिन बिस्मार्क थे, कौन थे? बिस्मार्क थे। इनका इटली एकीकरण में कोई संबंध नहीं था, दूर दूर तक भी नहीं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जब युद्ध हुआ था तो कहाँ हुआ था। आपको इसमें आपका आंसर आ जाएगा। क्या इस टाइप का सवाल रहेगा कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था तो कहाँ हुआ था। तो हम इसका आंसर क्या मारेंगे? सोडॉन। कहाँ मारेंगे? सोडॉन को हम ऑप्शन टिकअप करेंगे। कहाँ पे? सोडॉन। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय के। किनके है? टॉल्स्टॉय की। तो इनको हम आंसर क्या मारेंगे? टॉल्स्टॉय मारेंगे। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वियतनाम। क्या कर रहा है? क्वेश्चन आया है मेरा, वियतनाम में टोकियन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। कह रहा है क्वेश्चन, वियतनाम में टोकियन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। क्या करा? क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो हम इनका आंसर मारेंगे 1916 ईस्वी को। कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए कह रहा है यहाँ पे देखिए, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। कह रहा है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील
कंपनी की स्थापना कब की थी? तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। जैसे वियतनाम में टोक्यन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था, इसी तरह से जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी कब? 1907 ही ईस्वी में। इस दोनों को हम आंसर ठीक देख ले। चलिए अब करा है ना कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति से हुआ था? करा है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी की किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति जब हुआ था इसके बाद हुआ था कौन? बाजार स्वरूप रूप, ठीक है। तो इनको कब हुआ था? तो हम इनका आंसर करेंगे औद्योगिक क्रांति में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में शुरू हुआ था? तो अब बात करते हैं कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ये तो ऐसा भी आपको सवाल आ जाएगा कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो इसका आंसर दोनों का एक ही होगा, चीन में हुआ था। सर्वप्रथम भी चीन में हुआ था और कागज का आविष्कार भी किस देश से हुआ था, इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको क्या मानना है? चीन में ही मानना है। चलिए यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में। कब की गई थी? 1804 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमको? 1804 ईस्वी। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क क्या कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कह रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य से संबंध है। ये तो आपसे पूछ ले जाएगा कि इस भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो हम क्या मारेंगे? तो हम मार लेंगे कर्नाटक को। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक होगा। तो हम इसका आंसर क्या मारेंगे? कर्नाटक। चलिए अब यहाँ कह रहा है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? अब कह रहा है कि कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन कौन सी होगा? तो आपके दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन। काली मिट्टी रहेगा, रेगुलर मिट्टी रहेगा, आपको इसी तरह से बाजरी मिट्टी रहेगा। आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, इनमें से सभी रहेगा। तो आपको जो काली मिट्टी होती है, क्या काली मिट्टी जो होती है ये क्या होता है? कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी होता है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट। क्या कह रहा है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जो बॉक्साइट होता है उसका उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो एल्युमिनियम के उपयोग में होता है। किसके? तो एल्युमिनियम का उद्योग होता है जहाँ पे बॉक्साइट के बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। ठीक है। चलिए अब कह रहा है क्षेत्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्षेत्रवाद की क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरा कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्ट परिमाण होता है। तो क्या होता है? अलगाववाद। क्या होता है? अलगाववाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाएगा कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या होता है? जो श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय के वहाँ लोग होते हैं उनकी भाषा क्या होता है? तो सिंहली होती है। क्या होता है? सिंहली होती है। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक अर्थव्यवस्था क्या कर रहा है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो कहने का इसका तात्पर्य ये क्वेश्चन के बच्चों कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र हम किसको बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र में। जैसे पहला आता है कृषि क्षेत्र, ये क्या आ जाएगा? प्रथम आ जाएगा कृषि क्षेत्र। दूसरा आ जाएगा हमको क्या कि इसमें पूछा क्या गया कि सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में ये होता है जैसे कि टेलीफोन हो गया, तो आपको टेलीफोन से आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। इसलिए कि वहाँ पे सेवा इसलिए उससे को हम मानते हैं क्योंकि उसमें आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप उनको पैसा देते हैं, पैसा के बदले में वो आपको क्या देता है? सेवा देता है। सेवा देता है कि आपको कहीं से भी बात करते हैं तो एक प्रकार का सेवा हुआ। कंपनी आपको पास नहीं आती है लेकिन वो अपना प्रोडक्ट दे देती है आपको, तो वो क्या कर रही है? एक सेवा दे रही है। तो ये क्या आ जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में। तो फोन एक क्या है? तृतीयक क्षेत्र है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाजार संगठन की स्थापना कब हुई थी? करा विश्व बाजार जैसे
हम हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में एक बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है कि हमारे देश को चलाने के लिए ये अपना पैसा देता है। तो इसे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होता है? जैसे कि आप देश की बात करते हैं तो देश में ही एक रिजर्व बैंक है, तो इसी विश्व में भी एक बैंक होता है या तो व्यापार होता है, संगठन होता है। तो वहाँ सब क्या करता है कि अपने अपने देश के समस्या लेकर जाता है। तो वहाँ तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। चलिए, अभी हम 1 से लेकर 20 क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे तब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन को हम आप लोगों को बीच प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो चलिए, अब हम 20 क्वेश्चन को और समझते हैं। चलिए, कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है? कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार होता है तो राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में। हम इसका आंसर क्या मारेंगे? राजस्थान मारेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के, कह रहा है ना, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाएगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो हम किनको मारेंगे? पंडित नेहरू को। जैसे अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दिया जाएगा, लेकिन आपको पंडित नेहरू इनका आंसर सही सटीक हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कह रहा है ना, क्वेश्चन आपसे ये सवाल किया जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल जो होता है, घड़ियाल का आप लोग नाम सुने होंगे। तो घड़ियाल है जो क्या, हाँ, हमारे देश में भारत में ही सिर्फ पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हम मारेंगे? घड़ियाल मारेंगे। चलिए, अब कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या होता है? कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान क्या होता है? तो जादूगोड़ा। इनका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम इनका आंसर मारेंगे जादूगोड़ों को। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? कह रहा है ना, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो किस फसल को हम उजला सोना बोलेंगे? तो कपास को हम उजला सोना बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कपास को उजला सोना बोलते हैं, है ना। चलिए, यहाँ अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या होता, कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा। कम्मा स्थान हो जाएगा, तो दूसरा स्थान हो जाएगा। चलिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में वर्तमान रेलवे मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेलवे मंडलों को संख्या कितनी है? तो 16 है। कितना है? तो 16 है। भारत में वर्तमान रेलवे मंडलों की संख्या की बात हम करते हैं तो 16 है। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कह रहा है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो आपको आंसर दिया हुआ रहेगा दिल्ली, कोलकाता, और जहाँ जहाँ पे अभी नहीं दिया होगा वहाँ आंसर देगा। तो जहाँ पे एक जगह पर रेलवे मेट्रो का सेवा उपलब्ध होगा वहाँ एक आंसर होगा। तो इनका ऐसे आपको हम आंसर बताते हैं, कलकत्ता और दिल्ली। क्या हो जाएगा? कलकत्ता और दिल्ली। चलिए, क्या रहना, अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात हम कर लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो हो रहा है, तो हमको भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर करेंगे। मोर को ही बोलते हैं मयूर, संस्कृत शब्द में ही भी दे देता है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, इनको मयूर भी आंसर होता है। चलिए, कह रहा है रोपनी फसल, रोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? रोपनी फसल किस राज्य में प्रचलित है? तो रोपनी फसल की बात हम करते हैं तो
कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में, यहाँ पे उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है रोपनी कृषि। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि रूस की बेल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? करा रूस की बेल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। इनका आंसर क्या हो जाएगा हमको? लेनिन। अब यहाँ पे सूचना के अधिकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सूचना के अधिकार संबंध कानून कब बना था? करा सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो 2005 में। कब बना था? 2005 में बना था सूचना के अधिकार का संबंध का कानून। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाएगा, निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा किसे से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कोडरमा जो है खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन किस खनिज बनाता है? वहाँ पे क्या निकलता है? तो अवरख निकलता है। कोडरमा में क्या निकलता है? तो अवरख से संबंध है, उससे कोडरमा का संबंध अवरख से है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? दल नहीं है। कारण निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आपको आंसर रहेगा, आपको जदयू रहेगा, आरजेडी रहेगा, लोक जनशक्ति पार्टी रहेगा, यह तो रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है भारतीय जनता ये है क्या? राष्ट्रीय दल नहीं है, भी इसको दिया गया है, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष कर की। क्या? अप्रत्यक्ष रूप की। किसकी है? अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी विधायक हो या विधानसभा हो या तो लोकसभा हो, यहाँ चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ जनता के द्वारा ही चुना जाता है, कोई विधायक हो या लोकसभा हो या राज्यसभा में, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप में होता है कि वहाँ जनता के द्वारा जहाँ नहीं चुना जाता है वहाँ पे ये प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ पे जनता का वोटिंग करके दिया जाता होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए अब कर रहा है गठबंधन सरकार। बात हम कर लेते हैं, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी है? तो यहाँ बात कर लेते हैं, गठबंधन की सरकार होती है जब एक दल में बहुत सारे दल अगर सम्मिलित हो जाते हैं तो वहाँ प्रशासन पर क्या होता है? ढील पड़ जाती है। तो अब कहिए प्रशासन पर ढील क्यों पड़ जाती है? तो देखिए अगर एक पार्टी में हम पांच पार्टी सम्मिलित है, वहाँ सरकार बना लिए, तो पांचों के बात माननी पड़ती है। अगर कोई प्रशासन में आपको परिवार है या तो कुछ भी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलिएगा कि मेरा वहाँ ये फैमिली है तो उनको, तो एक प्रकार के क्या होता है? ढील ही होता है। अगर जिनका एक पार्टी का सरकार रहेगा तो प्रशासन हो चाहे तो कुछ भी हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ढील नहीं हो पाएगा, बहुत कड़ी शासन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था में होती है? अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है ना कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होता है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक दल नहीं, उसमें बहुत सारे दल सम्मिलित होते हैं कि जो बहुत सारे पार्टी का ज्वाइन किया जाता है, तब जाके वो पार्टी गठबंधन की होती है। तो वह वैसी सरकार को हम क्या बोलेंगे? बहुदलीय व्यवस्था। वैसी सरकार को हम क्या बोलेंगे? कि बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे बात कर लेते हैं अभी बिहार की, तो बिहार की वर्तमान में अभी क्या है? गठबंधन की सरकार है, आरजेडी और जदयू के साथ है। तो ये एक प्रकार के क्या है? गठबंधन की सरकार है। तो ये क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1977 में हुई आम चुनाव के किस पार्टी को बहुमत मिली थी? तो कह रहे हैं भारत में 1977 में हुई आम चुनाव की पार्टी में बहुमत किसको मिली थी? तो जनता पार्टी को, जो कि जनता पार्टी को हम अभी बीजेपी बोलते हैं। तो उनको क्या हुआ था? 1977 ईस्वी में बहुत क्या हुआ था? आम चुनाव में बहुमत भरपूर मिला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा
स्थान दिया गया था। मतलब करा ना, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में भाषा की स्थान कितने दी गई है? तो 22 भाषा की स्थान दी गई है। कितनी भाषा की? तो 22 भाषा की स्थान दी गई है। चलिए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो को मेरा लास्ट सवाल है। तो लास्ट सवाल ये है बच्चों कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को घोषणा कब हुई थी? कह रहा है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1986 में हुई थी। 1986 में भारत उपभोक्ता संरक्षण का नियम कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था। तो 1 से लेकर 40 क्वेश्चन को हम आप लोगों को बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और एक कॉमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में, तब तक थैंक यू।